हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 2 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना तीसरा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, परीक्षा में जाने से पहले आपको इन सभी मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य देकर जाना है। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पशु परिचर मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 3 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, पहला प्रश्न है 58वें पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन का आयोजन 5 से 7 जनवरी 2024 को कहाँ पर हुआ। सभी को पता होगा दोस्तों, ये सम्मेलन है पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन का आयोजन है। ये दोस्तों जयपुर में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? जयपुर में। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बताइए दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन? श्री भजनलाल शर्मा। इन्होंने शपथ कब ली ये पूछा है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने शपथ ली थी 15 दिसंबर 2023 को। 15 दिसंबर 2023 को इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में अब तक कितने उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यानी कि बन चुके हैं। बताइए, राजस्थान में अब तक कितने उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब तक का पूछा है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 7 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं अब तक। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले उप मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल, उसके बाद में बनाया गया था दोस्तों हरिशंकर भाबड़ा को, उसके बाद में बनवारी लाल बैरवा। चौथे नंबर का जो उप मुख्यमंत्री बनी थी दोस्तों वो है कमला बेनीवाल। 5वें नंबर में दोस्तों पिछली सरकार यानी कि सचिन पायलट बने थे। ठीक है, और अब की बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। ठीक है, तो यहां पर 7 अब तक उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दोस्तों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को पता होगा दोस्तों, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर AW प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ये कौन सा क्षेत्र आ गया है दोस्तों? ये अति आर्द्र वाला क्षेत्र है। ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, मालपुरा करौली मैदान भाग है दोस्तों, मालपुरा करौली मैदान भाग है, तो ये कौन से बेसिन का भाग है दोस्तों? ये कौन से बेसिन का है? तो ये बनास बेसिन का भाग है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सभी को पता होगा दोस्तों, सबसे ऊंची कौन सी है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर के बाद में दोस्तों कौन सी आती है? तो देखिए, गुरु के बाद में शेरगढ़। ठीक है, यानी कि शेर, गुरु शिखर, शेर, जरगा। ठीक है, तो यहाँ पे शेरगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेरगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई है वो है दोस्तों 1597 मीटर है। ठीक है, कितनी है? 1597 मीटर। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है सभी को पता है? 1722 मीटर है। मंदिर की मिला ले तो 5 मीटर और जोड़ दीजिए, 1727 मीटर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर शेरगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान का अक्षांश विस्तार है। राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है दोस्तों? राजस्थान का अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, अक्षांश विस्तार है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यह आपको इसमें याद रखना है दोस्तों। अब देखिए दोनों के अंदर गैप कितना है, तो दोस्तों 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, 9 मिनट
तो ये क्या है, अक्षांश विस्तार का अंतर है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए एक प्रकार का ये टेस्ट है, आपको आप पूरा मॉडल पेपर देखिए, ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि आपके स्कोर कितना हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, बनास नदी का उद्गम है, बताइए बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो दोस्तों ये खमनोर के पहाड़ी राजसमंद से दोस्तों बनास नदी का उद्गम होता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उदयपुर। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उदयपुर इसका राइट आंसर। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना है। हाल ही में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रणखार जालोर, ठीक है, रणखार जालोर, जहां पर 16वां कंजर्वेशन रिजर्व बना है। और दोस्तों अब यहां पर देखिए ये जो रणखार है, जो अभी नए जिले बनाए गए हैं, ठीक है, तो ये जो रणखार है ये सांचौर जिले के अंदर पड़ता है, ठीक है, सांचौर जिले में, ठीक है, और वैसे जालोर के अंदर आता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए कनक सागर, ये कनक सागर है, ठीक है, कनक सागर है ये क्या है। तो दोस्तों कनक सागर क्या है, तो दोस्तों ये एक है पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है, पक्षी अभ्यारण्य है ये कनक सागर। कहां पर है ये, तो दोस्तों ये बूंदी के अंदर है। कहां पर है, बूंदी के अंदर है ये कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए प्रोजेक्ट टाइगर कौन से वर्ष में आरंभ किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर कौन से वर्ष में आरंभ किया गया, सभी को पता होगा दोस्तों 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष है, ये आरंभ किया गया था, यानी कि 1973 में आरंभ किया गया था। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। तो दोस्तों मृदा अपरदन कहां पर होता है, दोस्तों सभी को पता होना चाहिए, वो है चंबल प्रदेश के अंतर्गत है, चंबल प्रदेश के अंतर्गत, सभी को पता होगा। तो यहां पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है। बताइए कौन सा एक उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मृदा संरक्षण का अत्यधिक जलापूर्ति है, ये मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। बाकी फसलों की हेराफेरी, निकट का निर्माण, वृक्षारोपण करके मृदा संरक्षण किया जा सकता है। लेकिन अत्यधिक जलापूर्ति, यानी कि अब जलापूर्ति आप अधिक करोगे तो दोस्तों सीधा सा है जल के साथ में मिट्टी बह गिर जाएगी, तो ये मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए आना सागर है, पिछोला है, फतेह सागर है, लेकिन कोलायत नहीं है, ठीक है, कोलायत इसकी श्रेणी में नहीं आती है। तो यहाँ पर अपना 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, निम्न में से कौन सा लिफ्ट नहर परियोजना पेयजल उपलब्धता क्षेत्र सुमेलित नहीं है। बताइए दोस्तों, यहां पर देखिए एक तरफ लिफ्ट नहर परियोजना दे रखी है, दूसरी तरफ पेयजल उपलब्धता क्षेत्र दे रखे हैं, ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना है, ये बीकानेर और गंगानगर में है, बिल्कुल सही है। गंदेली सावा है, ये दोस्तों चूरू की लिफ्ट नहर परियोजना है, बिल्कुल सही है। गजनेर, जिसका दोस्तों एक नाम हो रहा है पन्नालाल बारूपाल, ये लिफ्ट नहर परियोजना है, ये दोस्तों बीकानेर और नागौर को पेयजल उपलब्ध करवाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना है, ये दोस्तों जैसलमेर गलत दे रखा है, ये जोधपुर की लिफ्ट नहर परियोजना है। कहाँ की है, जोधपुर की। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 2011 की जनगणना, यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था। दोस्तों शिशु लिंगानुपात कितना था, सभी को पता होगा दोस्तों। देखिए
मैं आपको बताऊं, शिशु लिंगानुपात 2001 में था 909। कितना था? 909। कब था? 2001 में। और 2011 के अंदर कितना था? तो 888 था। कितना था? 888। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है छठा स्थान है। कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, छठा स्थान। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मक्का का सर्वाधिक उत्पादन, दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। ठीक है, और ये दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग में, यानी कि दोस्तों हाड़ौती और दक्षिण भाग में मक्के का उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है। यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है? माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों मक्का की किस्म है ये। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे समग्र शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? समग्र शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पे इसका उद्देश्य प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। ठीक है, यह भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को भरना है। बिल्कुल सही है, यह राजस्थान का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। ये गलत हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए इस योजना में केंद्र और राज्य की वित्तीय सहभागिता है 60:40। ठीक है, तो ये तो इसमें राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम ये नहीं है। तो यहाँ पर अपना 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। बताइए, जोधपुर का वह स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों मंडोर, जोधपुर। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मंडोर, जोधपुर। आगे देखिए, राजस्थान में गोपीचंद गुफा स्थित है। राजस्थान में गोपीचंद गुफा स्थित है। तो दोस्तों ये गोपीचंद गुफा है, ये माउंट आबू में है। कहाँ पर है? माउंट आबू में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माउंट आबू में है ये गोपीचंद गुफा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, सुमेलित करना है। एक तरफ खान है, दूसरी तरफ खनिज है। ठीक है, एक तरफ खान है, दूसरी तरफ है खनिज है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, डेगाना, डेगाना में बताइए कौन से खनिज की खान है? तो दोस्तों टंगस्टन की खान है डेगाना में। मांडो की पाल में दोस्तों फ्लोरस्पार की खान है। जामर कोटड़ा के अंदर रॉक फॉस्फेट की खान है। और घोट मांगलोद के अंदर दोस्तों जिप्सम की खान है। तो दोस्तों यहाँ पर चारों के चारों बिल्कुल सही सुमेलित पहले से ही दे रखे हैं। यहाँ पे कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था 1 2 3 4, यानी कि अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए, एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ खान है। ठीक है, एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ है खान है। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, देखिए पायराइट। ठीक है दोस्तों, पायराइट में यहाँ पे पायराइट खनिज की जो खान है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों ये सलादीपुर में है। कहाँ पर है? सलादीपुर के अंदर। और रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर है? तो दोस्तों रॉक फॉस्फेट की जो खान है वो बिरमानिया में है। कहाँ पर है? बिरमानिया में। और गोरनेट तांबड़ा की जो खान है ये दोस्तों राजमहल टोंक में है। ठीक है, तो ये राजमहल आ गया इसमें। और एमराल्ड यानी कि पन्ना, पन्ना की खान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कालागुमान में है ये। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 4 1, 3 2 4 1 कूट भाषा में कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें 3 2 4 1, 3 2 4 1। ठीक है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये दिख रहा है 3 2 4 1, यही अपना क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवाहा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के कहलाते थे। बताइए, मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण
जयपुर के कछवा शासकों द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे उनको क्या कहते थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसको उसको दोस्तों जाड़साई कहते थे। क्या कहते थे? जाड़साई। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया? जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मान सिंह। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मान सिंह। ठीक है दोस्तों, जहांगीर बनने के बाद में जो मान सिंह जब जहांगीर शासक बना उसके बाद में दोस्तों मान सिंह का जो मनसब है वो कम कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। अकबर के समय दोस्तों मान सिंह को 7,000 का मनसब दर्जा दिया गया था, 7,000 का मनसबदार बनाया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बैराट विराट नगर से मिले हैं। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। यानी कि कौन से नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नीमूचना को। ठीक है, नीमूचना हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, इतिहास में टाटा टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की? ये कथन किसने कहा है? इतिहास में टाटा टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की? ये कथन किसने कहा है? तो दोस्तों ये कथन कहा है किसने? कैप्टन सोवर्स ने कहा है। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? एक ही आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था? तो दोस्तों वो था भीलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। ये था दोस्तों एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, भीलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। आगे देखिए, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो थे दोस्तों महाराव राजा बहादुर सिंह। महाराव राजा बहादुर सिंह। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1931 ईस्वी में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो दोस्तों कौन सा युग्म गलत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों एक तरफ प्रजामंडल आंदोलन है, दूसरी तरफ नेता है। एक तरफ प्रजामंडल आंदोलन है, दूसरी तरफ नेता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कोटा प्रजामंडल आंदोलन के नेता थे नेनूराम शर्मा, बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा के थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ये भी बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ के थे अमृतलाल पायक, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। बूंदी प्रजामंडल के आंदोलन के नेता पंडित चुन्नीलाल शर्मा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको बताऊं, बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना है वो दोस्तों कांतिलाल ने की थी। किसने की थी? कांतिलाल ने, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अचलगढ़ दुर्ग दोस्तों ये माउंट आबू में है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, तेजाजी की पत्नी का नाम था। दोस्तों तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पेमल दे। ठीक है, पेमल दे था दोस्तों। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस लोक देवता का जन्म ऊंडू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ था? तो दोस्तों ऊंडू काश्मीर में किसका जन्म हुआ था? तो दोस्तों रामदेव जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है तो वो कौन सा है?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नाथ संप्रदाय का महामंदिर है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? गोविंद देव मंदिर जयपुर और मदन मोहन मंदिर करौली का जो ये मंदिर है ये किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये गौड़ीय संप्रदाय के मंदिर है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। टेस्ट आपको पूरा देना है और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले मित्रों। बहुत शानदार लेवल का ये मॉडल पेपर है और हूबहू आपका ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं और रोजाना चलेंगे, ठीक है। देखिए, गैटोर स्थित कछवाहा शासकों की छतरियां किस किले की तलहटी में मिलती है? बताइए। गैटोर स्थित कछवाहा शासकों की छतरियां किस किले की तलहटी में मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कहाँ पर? तो ये नाहरगढ़ में मिलती है दोस्तों, नाहरगढ़ की तलहटी में। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, ठीक है। ये सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों ये मेला लगता है कहाँ पर? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये सीताबाड़ी का मेला है ये 12 जिले की शाहबाद तहसील के सीताबाड़ी नामक स्थान पर दोस्तों ये ज्येष्ठ अमावस्या को ये मेला भरता है, ठीक है। और सीताबाड़ी सहरिया जनजाति का ये कुंभ भी माना जाता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और ये शाहबाद और किशनगंज तहसील में निवास करती है ये सहरिया जनजाति मुख्यतः, ठीक है। यानी कि 12 जिले में ये भरता है प्रमुखतः, यानी कि केलवाड़ा 12 जिसको आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, श्रीलाल जोशी का संबंध था। श्रीलाल जोशी का संबंध किससे था? तो दोस्तों ये फट चित्रण से संबंधित थे दोस्तों श्रीलाल जोशी, 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, महणसर प्रसिद्ध है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। महणसर कहाँ पर है? तो ये झुंझुनू में है। और ये दोस्तों क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर है 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हवेली के लिए प्रसिद्ध है ये महणसर। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गोगानोमी कहा जाता है, बताइए गोगानोमी कब मनाई जाती है? तो दोस्तों ये भी सभी को पता होगा, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है, यानी कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सा क्षेत्र है कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो दोस्तों गुलाबी गणगौर है ये नाथ द्वारा में मनाई जाती है। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? सभी को पता होगा दोस्तों, ये प्रसिद्ध है बाड़मेर। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी कि आभूषण और अंग सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, मेमंद सिर का आभूषण है, बिल्कुल सही है। सुरलिया कान का आभूषण है, बिल्कुल सही है। कंठी गले का आभूषण है, बिल्कुल सही है। मूंदड़ी कलाई का आभूषण नहीं है। तो दोस्तों ये मूंदड़ी है, ये किसका आभूषण है? तो दोस्तों ये हाथ की अंगुली की हाथ की जो अंगुली होती है, ठीक है, उसका आभूषण है दोस्तों। ये हाथ की अंगुली का ये क्या है? आभूषण है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जैन कवि समय सुंदर रचना नहीं है, बताइए जैन कवि समय सुंदर की रचना कौन सी नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सी रचना नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पद्मिनी चरित चौपाई, ये जैन कवि समय सुंदर की रचना नहीं है। बाकी मृगावती रास, नैल दमयंती चौपाई और सीताराम चौपाई, ये तीनों रचना है जैन कवि समय सुंदर की। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, झालावाड़ की मुख्य बोली है, झालावाड़ की मुख्य बोली कौन सी है? तो वो है दोस्तों हाड़ौती। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 13 ताली का नृत्य
किस अवसर पर किया जाता है? तो कौन से अवसर पर किया जाता है? तो दोस्तों रामदेव जी के मेले में 13 ताली का नृत्य किया जाता है। ठीक है, 13 ताली नृत्य किया जाता है। आगे देखिए, प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पाथल और पीथल के रचयिता है, तो वो कौन है? तो वो है दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया। सभी को पता होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बदर का संबंध किससे है? बदर का संबंध किससे है? तो दोस्तों अंत्येष्टि संस्कार से है दोस्तों। अंत्येष्टि संस्कार से संबंधित है बदर का संबंध। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसको जानते हैं अपसोर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अपसोर के नाम से। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 बजे किस देशांतर या अंश पर बजेंगे? दोस्तों अगर यहाँ पे सीधा सा है, देखिए अगर इंडिया में 6:30 बज रहे हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसको अपन दोस्तों क्या बोलते हैं? मानक समय रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानक समय रेखा बोलते हैं। ठीक है, ग्रीनविच जिसको आप बोल सकते हैं, 0 डिग्री जिसको बोल सकते हैं। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे आप सभी को पता है कि 82.5 डिग्री है। ठीक है, यानी कि भारत और ये 0 डिग्री है। ठीक है, इसमें जो अंतर 5.5 घंटे का है। कितने घंटे का है? 5.5 घंटे का। ठीक है, तो सीधा सा है दोस्तों 5.5 घंटे मतलब कितनी मिनट हो गई? तो दोस्तों 330 मिनट। ठीक है, और दोस्तों आप सभी को पता है एक देशांतर बराबर क्या होता है? 4 मिनट। तो 330 में आप 4 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा? तो दोस्तों ये आएगा 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, कितना आएगा? वही 82 डिग्री 30 मिनट दोस्तों इसमें आएगा। ठीक है, और 82 डिग्री 30 मिनट को क्या बोलते हैं दोस्तों? 0 डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम पर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो दोस्तों वो आधार क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो आधार होता है दोस्तों प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसको अपन 0 डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओखोट्स्क सागर क्यूराइल द्वीप समूह है, उत्तरी जापान एवं एक लंबे प्रायद्वीपीय से घिरा है। इस प्रायद्वीप का नाम क्या है? दोस्तों इस प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो दोस्तों इस प्रायद्वीप का नाम है कमचटका। क्या नाम है? कमचटका। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कमचटका। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पी कोटेश्वरम ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक दिया जो संबंधित है। पी कोटेश्वरम ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक दिया जो संबंधित है दोस्तों मानसून की उत्पत्ति से संबंधित है। जो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मानसून की उत्पत्ति से संबंधित है। आगे देखिए, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, यानी कि किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी पर दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिलते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का सबसे विशाल हिमानी है। भारत का सबसे विशाल हिमानी है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों सियाचिन। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सियाचिन। आगे देखिए, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो वह है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में। दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, या आपको इसमें याद रखना।
और कहाँ पर है ये दोस्तों? गौर माता, जिसको आप गुहार मोती भी बोल सकते हैं, ठीक है, गौर माता या गुहार मोती भी बोल सकते हैं, गुजरात में है ये स्थान, ठीक है, और ये सुदूर पश्चिम का बिंदु है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों चंबल। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चंबल इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित है? एक तरफ जलप्रपात है, दूसरी तरफ नदी है। एक तरफ जलप्रपात है, दूसरी तरफ क्या है? नदी है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, कपिल धारा जलप्रपात गोदावरी नदी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए, जो कपिल धारा जलप्रपात है ये दोस्तों नर्मदा नदी पर है, ठीक है। कहां पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है ये, ठीक है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है और शिव समुद्रम जलप्रपात है ये कावेरी नदी पर है, ठीक है। तो यहां पर है सिर्फ 2 ही सुमेलित है, 2 और 3। तो कूट भाषा में उत्तर देना था 2 और 3, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? सर्वाधिक चाय का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो दोस्तों ये असम में होता है चाय का उत्पादन। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ज्वारीय वन। ज्वारीय वन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ज्वारीय वन। आगे देखिए, बेलाडीला लोहा अयस्क का अधिकतर उपयोग कहाँ किया जाता है? बेलाडीला लोहा अयस्क का अधिकतर उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भिलाई इस्पात कारखाना। भिलाई इस्पात कारखाना में दोस्तों बेलाडीला लोहा अयस्क का अधिकतर उपयोग किया जाता है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ग्रैंड ट्रक सड़क का निर्माण किसने किया? ग्रैंड ट्रक यानी कि ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण है वो किसने किया था? सभी को पता होगा दोस्तों, ये किया था शेरशाह सूरी ने। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, शेरशाह सूरी ने। आगे देखिए, बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार में। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार में। आगे देखिए, आगम सिद्धांत धर्म साहित्य, आगम सिद्धांत धर्म साहित्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जैन धर्म। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आगम सिद्धांत धर्म साहित्य जैन धर्म से है। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भद्रथ। भद्रथ है ये अंतिम मौर्य शासक था। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, भद्रथ। आगे देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर को बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर को बसाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिसार को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था, बिल्कुल सही है, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया, ये गलत हो जाएगा, मिर्जाओं के साथ संलग्न नहीं किया। तो यहाँ पर दोस्तों 1, 2, 3 कथन है वो इसमें क्या है? सत्य है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 72 नंबर का प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार अंततः स्थापित किया गया? सभी को पता होगा दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये जोड़ा गया था, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 43 का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था, और अनुच्छेद 49 भी दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 1976 में। ये 1978 इसमें गलत दे रखा है, बाकी इसमें सारे सही है, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल नहीं,
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कथन है वो इसमें गलत हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा कथन सही है वो बताना था, तो दूसरा और तीसरा कथन है वो क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु संस्तुति करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेना होता है? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु संस्तुति करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेना होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 4। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 4 से। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 76 नंबर का प्रश्न है, जल का वाष्प में बदलना कैसा परिवर्तन है? तो कैसा परिवर्तन है? तो दोस्तों अस्थायी परिवर्तन है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 77 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मित्र धातु में एक अधातु इसके एक घटक के रूप में होती है? तो दोस्तों इसके एक घटक के रूप में होती है एक अधातु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किस मित्र धातु में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों स्टील में। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 78 नंबर का प्रश्न है, दी गई धातुओं में से किस धातु को गलाने से नहीं निकाला जा सकता है जाता है? दी गई धातुओं में से किस धातु को गलाने से नहीं निकाला जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम। आगे देखिए, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है? उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए ये वाला चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाले चिन्ह का? ये वाला। ठीक है, ये यहाँ पे बराबर का निशान है वो इसमें दोस्तों 4 नंबर में सही से टाइप नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये जो निशान है ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीला थोता क्या है? नीला थोता क्या है? तो दोस्तों ये कॉपर सल्फेट है नीला थोता। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसरो के बारे में सही कथन या कथनों का अपने को चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसरो द्वारा पहले भारतीय उपग्रह का निर्माण किया गया और इसे 1975 में यूएसए द्वारा प्रक्षेपित किया गया। तो दोस्तों देखिए, अप्रैल 1975 में पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट भेजा गया था, लेकिन यहाँ पे यूएसए है वो गलत दे रखा है दोस्तों। यहाँ पे सोवियत संघ के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, यूएसए के द्वारा नहीं। तो पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, एंट्रिकस कॉरपोरेशन इसरो की विपणन शाखा है, बिल्कुल सही है। इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन में स्थित है। ठीक है, ये हासन कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कर्नाटक में है। ठीक है, और दूसरी इसकी मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी दूसरी भोपाल में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही है। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्गत किरण या किरणों के बारे में क्या कहा जा सकता है? दोस्तों निम्नलिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्गत किरण या किरणों के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहा जा सकता है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सफ़ेद प्रकाश। ठीक है, ये आपको डायग्राम यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर सफ़ेद प्रकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो दोस्तों कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा प्राकृतिक बहुलक? दोस्तों सेल्यूलोस है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सेल्यूलोस। आगे देखिए, कार्बन के कौन से अपर रूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है? कार्बन के अपर रूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों C60।
C60। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा C60। आगे देखिए, आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत विचार प्रस्तुत किया। आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत विचार प्रस्तुत किया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फ्रांसिस क्रिक। आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत विचार प्रस्तुत किया, तो दोस्तों ये फ्रांसिस क्रिक ने किया। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन निम्न क्षेत्रों में होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन निम्न क्षेत्रों में होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है दोस्तों केवल न्यायालयी छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में, केवल पितृत्व विवाद में, केवल संकटापन्न प्राणियों के रक्षण में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 2 अथवा अधिक भिन्न आनुवंशिकी युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण कहलाता है। 2 अथवा अधिक भिन्न आनुवंशिकी युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण कहलाता है। तो दोस्तों वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है संकरण। क्या कहलाता है, संकरण। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संकरण कहलाता है। आगे देखिए, कौन सा फ्लेवर सेवर टमाटर का विशिष्ट लक्षण है। कौन सा फ्लेवर सेवर टमाटर का विशिष्ट लक्षण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बेहतर सेल्फ जीवन। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत सरकार ने कब तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। कब तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2025 तक। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें एबीओ और आरएच रक्त समूह, एबीओ और आरएच रक्त समूह के लिए प्रतिजन पर मौजूद होते हैं। तो दोस्तों प्रतिजन पर मौजूद होते हैं, तो दोस्तों लाल रक्त कोशिकाएं मौजूद होते हैं। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, कुछ प्रश्न आपको मैथ से और साइंस से संबंधित देखने को और मिलेंगे। मैथ से संबंधित प्रश्न है लगभग, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व पी तथा क्यू की आयु का अनुपात 5:6 था, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व पी और क्यू के आयु का अनुपात 5:6 था। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो दोस्तों उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है वो क्या है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 6 था। कितना था, 5 और 6, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, इसकी तो 5 साल, इसकी 6 साल, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको भी मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, तो यानी कि 10 और 12 15 और दोस्तों 18 और यहाँ पे 20 और 24, ठीक है। तो यहाँ पे 20 और 24 कितने होते हैं, तो दोस्तों 44 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 44, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए 20 और 24 आपको यहाँ पे 52 के आसपास दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 वर्ष पूर्व की बात हुई थी, तो यहाँ पे P और Q इसमें दोस्तों 4-4 वर्ष दोनों की आयु क्या हो रही है दोस्तों, इसमें पहले की है, तो इसमें 4-4 वर्ष है वो कम कर लीजिए, ठीक है। तो यानी कि 4 और 4 कितने हो गए, 8। 52 में से 8 कम कर लीजिए, 52 में से 8 गए तो दोस्तों कितने बचे, तो दोस्तों 52 में से 8 गए तो कितने बचे, 44। कितने बचे, 44। अब दोस्तों यहाँ पर इन दोनों का जो योग है P और Q का, ये पहले जो योग होना चाहिए था वो 4 वर्ष पहले कितना होना चाहिए था, 44, ठीक है। और अनुपात दोस्तों यहाँ पे 5:6 होना चाहिए था। अब देखिए 5 यानी कि P की आयु कितनी थी, 20 वर्ष, और Q की आयु कितनी थी, 24 वर्ष, जो कि मैंने आपको यहाँ पे अनुपात के अनुसार बता दी, ठीक है। तो कितनी हो गई, 20 और 24। अब इसमें 4-4 और जोड़ लीजिए, तो ये हो गया दोस्तों 24 का, और ये हो गया कितना, ये हो गया 28 का। अब आप इसको काटोगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 से 6 चौका 24, ठीक है। तो ये 6 से कट गया और ये 7 से कट गया, तो यहाँ पे 6:7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए,
1 ग्राम 1 किग्रा का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, यहाँ पर 1/1000 इंटू 100 कर लीजिए, बस 2 जीरो से 2 जीरो काटा, यानी कि 1/10, यानी कि दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा 0.1%। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है, पेट्रोल पर खर्च न बढ़े इसके लिए यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसके लिए यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी, तो दोस्तों सीधा सा है 25% की दर है वो बढ़ी है, तो यहाँ पे 25/125 इंटू 100, बस काट लीजिए। ये कितनी बार कटा? 5 बार। 100 में 5 का भाग दिया तो कितना आया? 20। तो यहाँ पे 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर सूत्र संकलन व्याकलन द्वारा 23 का स्क्वायर बराबर 23 + 3, 23 - 3 + 3 स्क्वायर में इष्ट संख्या है। तो दोस्तों इसमें इष्ट संख्या है वो कौन सी है? तो वो इसमें देखिए इष्ट संख्या 3 है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वह द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग 1 तथा शून्यकों का गुणनफल 1 है। वह द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग 1 तथा शून्यकों का गुणनफल 1 है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों x² - शून्यकों का गुणनफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा x² - x + 1। तो यहाँ पर है अपना इसमें सही उत्तर 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 225 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? तो दोस्तों इसके गुणनफल हैं वो कौन कौन से होंगे? तो ये भी आपको दोस्तों इसमें पता होना चाहिए। तो इसके गुणनफल होंगे दोस्तों 1, 3, 5, 9, 15, 25, 45, 75, 225, ये इसके गुणनफल है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है वो कितना होगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 403। ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे गए तथा 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, तो कुल प्रतिशत लाभ क्या है? तो कुल प्रतिशत लाभ क्या है? तो वो अपने को याद रखना है, बताना है। ठीक है दोस्तों, 100 संतरों का क्रय मूल्य कितना है? 400, यानी कि एक संतरे का मूल्य कितना आया? 4 रुपये आया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 12 संतरों का क्रय मूल्य कितना आया? तो 12 इंटू क्या करेंगे 4 करेंगे तो कितना आ गया? 48, यानी कि एक दर्जन का मूल्य कितना हो गया? 48 रुपये। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि 12 संतरे का विक्रय मूल्य है वो कितना है? 60 रुपये है। ठीक है, यानी कि एक दर्जन का विक्रय मूल्य कितना है? 60 रुपये। प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो दोस्तों इसमें 12 रुपये का क्या हो रहा है? अपने पास में प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों सीधा सा अपन क्या करेंगे 12/48 इंटू 100, बस काट लीजिए। तो यहाँ पे 12 चौका 48, तो ये 4 बार कट गया। 100 में 4 का भाग दे लीजिए, कितना है? 25। तो 25% का क्या हो रहा है दोस्तों? इसमें लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 है, एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 रुपये में खरीदता है, जिनमें से एक 10% है और दूसरा अपठनीय है। दूसरे बट्टे की दर क्या है? तो दूसरे बट्टे की दर है वो क्या है? वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। दोस्तों अब देखिए, इसके अंदर देखिए 1000 है, तो 1000 का 10% कितना होता है? तो दोस्तों 100 रुपये होता है। तो 1000 में से 100 गए तो कितने बचे? 900। ठीक है, अब दोस्तों 900 यहाँ पे देखिए क्रमिक बट्टों के बारे में पूछा है। एक बट्टा तो अपना इसमें 10% है, दूसरा बताना है 810 आने चाहिए। अब 900 का आप 10% निकाल लीजिए ऑप्शन के अनुसार, तो यहाँ पे कितना आएगा? 90, और 90 900 में से 90 गए तो कितना बचा? 810 है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों 10% का इसमें क्या होगा? इसमें क्रमिक बट्टा होगा दूसरा। ठीक है, आगे देखिए, एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेमी है, यदि इसकी चौड़ाई 12 सेमी हो तो शीट का परिमाप क्या होगा? तो दोस्तों शीट का परिमाप है वो क्या होगा? वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे
देखिए आयताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना है 480 सेमी स्क्वायर, ठीक है। तो लंबाई इंटू 12 सेमी यानी कि कितना हो गया दोस्तों 480, ठीक है। तो यहाँ पे 480 में 12 का भाग दे लीजिए, लंबाई निकल कर आ जाएगी। तो 480 के अंदर दोस्तों यहाँ पे अपन क्या करेंगे 480 के अंदर 12 का भाग देंगे तो लंबाई निकल कर आ जाएगी। तो कितनी आ गई लंबाई 40 आ गई दोस्तों, कितनी आ गई 40, ठीक है। अब दोस्तों शीट का परिमाप निकालना है तो 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई कितनी है 40 और चौड़ाई कितनी है 12, ठीक है। तो 40 और 12 कितने होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 52, 52 इंटू 2 कितने होते हैं 104, तो यहाँ पे 104 सेमी स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए एक आदमी 800 रुपये 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए तथा वही धनराशि दूसरे व्यक्ति ने चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार ली। 2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा धनों का प्राप्त धनों का अंतर होगा। सीधा सा है दोस्तों, इसने 800 का 10% की दर से साधारण ब्याज, तो 800 का 10% कितना होता है 80, ठीक है। और अगले साल का 80 यानी कि 160 रुपये इसका क्या हुआ ब्याज हुआ साधारण ब्याज का 2 साल का, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज का क्या हो जाएगा इसमें, तो दोस्तों इसमें 880 हो जाएगा, 880 का 10%, तो दोस्तों ये कितना 88 निकल कर आ जाएगा, यानी कि एक में 80 और दूसरे में 88, ठीक है। तो 80 और 88 कितने होते हैं 168, यानी कि यह चक्रवर्ती ब्याज हो गया। तो 8 रुपये का अंतर आ रहा है दोनों के अंदर, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेमी है, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेमी है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई है तो दोस्तों देखिए एक की 12 सेमी है, ठीक है, यानी कि एक विकर्ण की लंबाई है वो कितनी 12 सेमी है, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है, एक की 12 सेमी है तो एक की कितनी होगी, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज की यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज का परिमाप कितना है 40 सेमी, यानी कि ये सारी की सारी कितनी है ये 10 सेमी है, 10 है, ठीक है। तो दोस्तों अगर एक 10 का है और एक 12 का है, ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और यहाँ पे 10, ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 और यहाँ पर 144 आया। अब देखिए यहाँ पे अपने को क्या करना है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई बतानी है, ठीक है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई दोस्तों इसमें 16 सेमी होगी, ठीक है, 16 सेमी कितनी होगी 16 सेमी। तो यहाँ पर अपना इसमें दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि ये डायग्राम है इसमें आप ABCD लिख लेना, ABCD, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर देखिए अपने को B और ये बीच में आप O बिंदु लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे B, O और C, ठीक है, ये अपने को क्या करना है त्रिभुज निकालना है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। 16 सेमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यदि एक वृत्त का अर्धव्यास 50% घटा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना कम होगा, तो कितना कम होगा, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें, इसका एक सूत्र होता है दोस्तों -50 प्लस दोस्तों 50 इंटू 50/100, ठीक है। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे 100 प्लस यहाँ पे 0 से 0 कट गए तो यहाँ पे 25, तो यहाँ पे 100 प्लस 25, ठीक है, कि 100 प्लस यहाँ पे 50% घटा दिया जाए तो ये माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 माइनस 25 होंगे यहाँ पे, ठीक है, 100 माइनस 25 होंगे तो कितने हो जाएंगे 75। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए ये सही से टाइप नहीं हुआ, इसको छोड़ दीजिए। आगे देखिए निम्न आंकड़ों 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 का माध्य क्या होगा। दोस्तों इनका जो माध्य है वो क्या होगा,
इनको दोस्तों सबको जोड़ना है और ये टोटल संख्या कितनी है 10, इसका भाग दे देना है तो 11 आ जाएगा। राइट आंसर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 3 सेमी त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पिघलाकर एक नया तार बनाया गया है जिसका व्यास 0.2 सेमी है। इस तार की लंबाई क्या होगी? इस तार की लंबाई क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 0.2 सेमी है, ठीक है, और ये व्यास है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो 0.1 सेमी हो जाएगी, ठीक है। सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बस निकाल लीजिए ये सूत्र लगा के। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 मीटर, 4 नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों यहाँ पे 45 प्रश्न है वो पशुपालन से संबंधित है, ठीक है, 106 से 150 तक। देखिए भारतीय पशुपालन अनुसंधान संस्थान जो कृषि के आंकड़े कृषि मंत्रालय के लिए एकत्र करने का कार्य करता है किस स्थान पर स्थित है? बताइए, भारतीय पशुपालन अनुसंधान संस्थान जो कृषि के आंकड़े कृषि मंत्रालय के लिए एकत्र करने का कार्य करता है किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इज्जत नगर में। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इज्जत नगर में है ये, ठीक है। आगे देखिए भारत में दूध का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। भारत में दूध का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरल दूध के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है कहाँ पर? तो ये अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। आगे देखिए गाय के दूध में पीलापन होने का प्रमुख कारण होता है। तो पीलापन होने का जो प्रमुख कारण है वो है दोस्तों कैरोटीन की वजह से गाय का दूध है वो पीला होता है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राजस्थान गौ सेवा संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम कब बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया था 22 नवंबर 2016 को ये बनाया गया था। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारत सरकार ने किस बजट में गोवर्धन योजना शुरू करने की घोषणा की थी? भारत सरकार ने किस बजट में गोवर्धन योजना शुरू करने की घोषणा शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बजट 2018-19 में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए गौमूत्र में दोस्तों 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% लवण होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी क्या है इसमें सही है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए क्रीम निकालते समय दूध का तापमान होना चाहिए। तो दोस्तों दूध का तापमान है वो 32 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दूध में अम्लता किसके कारण होती है? दूध में अम्लता किसके कारण होती है? तो दोस्तों ये होती है CO2 के कारण, एल्बुमिन के कारण, फास्फोरस के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के कारण दूध में अम्लता होती है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भौतिक गुणों के आधार पर प्लास्टिक को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? तो कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2 प्रकारों में, एक बाह्य और एक अंतः। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है, सॉरी, इसमें 2 प्रकार के प्लास्टिकों यानी कि भौतिक गुणों के आधार पर प्लास्टिक को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। एक है थर्मोप्लास्टिक और एक है थर्मोसेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए थार पारकर गोवंश के लिए राजस्थान का कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मल्लीनाथ पशु मेला। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए हीफर के शरीर का वजन कितना होने पर वह प्रजनन योग्य हो जाती है? हीफर के शरीर का वजन कितना होने पर वह प्रजनन के योग्य हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 250 से 270 किलो। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए गाय व भैंसों में भार ज्ञात करने का सूत्र क्या है? शेफर पॉन्ड में बताइए गाय व भैंसों में भार ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है? तो वो है दोस्तों लंबाई इंच में व हाथ घेरा इंच में स्क्वायर बटे 300। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए बछड़े में सभी अस्थायी अग्रचर्वण दांत निकल आते हैं। तो दोस्तों कितने दिन में निकल आते हैं? तो ये निकल आते हैं दोस्तों 1 माह में। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन सी विशेषता वर्मी कंपोस्ट खाद की है? तो कौन सी विशेषता वर्मी कंपोस्ट खाद की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यह खाद केंचुए के मल से तैयार जैव उर्वरक है। वर्मी कंपोस्ट के अन्य गोबर खाद की तुलना में नाइट्रोजन 5 गुना
फास्फोरस 6 गुना, पोटास 2 गुना और जिंक 3 गुना अधिक होता है, बिल्कुल सही है। वर्मी कंपोस्ट में एंटीनोमाइसीटीज की मांग देसी खाद की तुलना में 8 गुना अधिक होने से यह फसलों में रोग प्रतिरोधकता बढ़ाती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वर्मी कंपोस्ट में गोबर की खाद की अपेक्षा कितने गुना नाइट्रोजन पाई जाती है? वर्मी कंपोस्ट में गोबर की खाद की अपेक्षा कितने गुना नाइट्रोजन पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 5 गुना नाइट्रोजन पाई जाती है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से रक्त परजीवी रोग नहीं है, रक्त परजीवी रोग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों साल्मोनेलोसिस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, साल्मोनेलोसिस। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, परजीवी कीड़े सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य, एक तो अंतः और एक बाह्य परजीवी, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संक्रामक गर्भपात या ब्रुसेलोसिस से बचाव का टीका कितने महीने की बछड़ियों या कटड़ियों में केवल एक बार जनवरी माह में लगाया जाता है? संक्रामक गर्भपात या ब्रुसेलोसिस से बचाव का टीका कितने महीने की बछड़ियों या कटड़ियों में केवल एक बार जनवरी माह में लगाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 0 से 4 महीने। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पेट के केंचुए से बचाव हेतु प्रौढ़ पशुओं को वर्ष में 2 बार कौन से महीने में कृमिहर दवाई पिलाई जाती है? पेट के कछुए से बचाव हेतु प्रौढ़ पशुओं को वर्ष में 2 बार कौन से महीने में कृमिहर दवाई पिलाई जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों मार्च व नवंबर में। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मार्च व नवंबर में। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए, दूध के उत्पादन और खपत में भारत पूरे संसार में पहले स्थान पर है, बिल्कुल सही है। भारत में दूध उत्पादन 33%, जबकि खपत 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, बिल्कुल सही है। पूरे विश्व के कुल पशुधन का 17% पशुधन, जबकि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल भारत में है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें सारे के सारे कथन है वो क्या है? सत्य है इसमें। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा लक्षण है स्वस्थ पशुओं का नहीं है? दोस्तों स्वस्थ पशुओं का लक्षण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, पशु जुगाली करता है, श्वसन क्रिया व श्वसन गति सामान्य होती है, पशुओं के नथुने नम होते हैं, नासारंध्र से किसी प्रकार का स्राव नहीं निकलता है, दोस्तों बिल्कुल सही है। तो ये स्वस्थ पशुओं के प्रकार है, लेकिन यहाँ पे श्वास लेने में कठिनाई, खांसी या दुर्गंध युक्त श्वास आती है, ये स्वस्थ पशुओं का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चारागाह को किस मौसम में जलाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन से मौसम में? तो गर्मी के मौसम में। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गर्भवती गाय को गर्भ रक्षा हेतु कितना दाना अतिरिक्त देना चाहिए? तो कितना दाना अतिरिक्त देना चाहिए? तो दोस्तों 1 से 1.5 किलो दाना है वो अतिरिक्त देना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, साइलेज बनाने के लिए फसलों को कौन सी अवस्था में काटा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फूलने की अवस्था में। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फूलने की अवस्था में। आगे देखिए, सेवन घास से संबंधित असत्य कथन को अलग करें। सेवन घास से संबंधित असत्य कथन को अपने को यहाँ पर क्या करना है? अलग करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें यह कंकरीली व पथरीली भूमि में अच्छी पैदा होती है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सेवन घास, ये सेवन घास आप सभी को पता है कि कहाँ पाई जाती है? तो ये दोस्तों जैसलमेर में पाई जाती है ये सेवन घास, ठीक है। और वहाँ पर क्या है? रेत ही रेत है, ठीक है। देखिए, सेवन को घासों का राजा कहते हैं। सेवन का वानस्पतिक नाम है लेसियूरस सिंडिकस है। सेवन एक बहुवर्षीय घास है जो पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसलमेर के क्षेत्रों में, और ये दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ये गलत दे रखा है, 4 नंबर का कथन। आगे देखिए, राजस्थान में पाई जाने वाली घास जो सूखा तथा लवणता सहन कर सकती है परंतु अम्लता सहन नहीं कर सकती, तो वो कौन सी घास है? तो दोस्तों वो घास है करड़ घास, ठीक है। ये राजस्थान की घासों के प्रकार हैं दोस्तों, सेवन, धामन, करड़, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, एक होवर प्रकार के ब्रूडर में कितने चूजे पाले जाते हैं? एक होवर प्रकार के ब्रूडर में कितने चूजे पाले जाते हैं? तो दोस्तों कितने चूजे? तो इसमें 150 से 200 चूजे पाले जाते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निषेचित अंडे प्राप्त करने के लिए नर मादा का अनुपात कितना होना चाहिए? निषेचित अंडे प्राप्त करने के लिए नर मादा का अनुपात कितना होना चाहिए? तो दोस्तों ये होना चाहिए 1:10। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल से। आगे देखिए, मशीन द्वारा दुग्ध दोहन का औसत दबाव क्या होता है? तो औसत दबाव है वो कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 280 से 360 mmHg। ठीक है, ये होता है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, टीट कप क्या होता है? बताइए, टीट कप क्या होता है? तो दोस्तों टीट कप है ये मशीन द्वारा दुग्ध दोहन का यंत्र है टीट कप। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक मिनिस्ट्रा में कितनी सीमन की मात्रा होती है? कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक मिनिस्ट्रा में कितने सीमन की मात्रा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 0.25 ml। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मादा के ताव यानी कि गर्मी में आने पर अधिक सक्रिय एवं प्रभावशाली होने वाला हार्मोन है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एस्ट्रोजन। आगे देखिए, गाय की नागौरी नस्ल का मुख्यतः किस लिए उपयोग किया जाता है? तो किस लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों प्रारूप नस्ल के रूप में किया जाता है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल पाली, जालौर, बाड़मेर में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कांकरेज। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कांकरेज नस्ल की गाय पाली जाती है जालौर, पाली और बाड़मेर में। ठीक है, आगे देखिए, एक अच्छे साइलेज में किसकी मात्रा अधिक होती है? एक अच्छे साइलेज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो अधिक होती है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुर्गी के अंडे में कितने प्रतिशत जल की मात्रा पाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 66% जल की मात्रा पाई जाती है। आगे देखिए, भारत में मुर्गी पालन के जनक कौन है? तो दोस्तों मुर्गी पालन के जनक है वो कौन है? तो वो है दोस्तों डॉक्टर BV राव। डॉक्टर BV राव है ये दोस्तों मुर्गी पालन के जनक है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बेरी से प्राप्त सूखे पत्ते पशुओं को खिलाने के काम में लेते हैं, इन्हें सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इन्हें पाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसको पाला बोलते हैं। आगे देखिए, फोग रेगिस्तानी क्षेत्रों में बालू रेत के टीलों पर पाई जाने वाली मुख्य बहुवर्षीय झाड़ी है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फोग रेगिस्तानी क्षेत्रों में बालू रेत के टीलों पर पाई जाने वाली मुख्य बहुवर्षीय झाड़ी है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है कैलिगोनम पोलीगोनोइड्स। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान किसके द्वारा विकसित गाय की संकर नस्ल है? बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है करण फ्रीज की। ठीक है, करण फ्रीज। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान की भेड़ों में सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल है, तो सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों जैसलमेरी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जाफराबादी भैंस के दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है। जाफराबादी भैंस के दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है तो दोस्तों ये पाई जाती है 7 से 9%। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि पशुओं में दुग्ध दोहन हेतु उपयुक्त नहीं है? निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सी विधि पशुओं में दुग्ध दोहन हेतु उपयुक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों नकलिंग विधि। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नकलिंग विधि। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मादा जानवर में मध चक्र का सबसे छोटा मध चरण देखा जा सकता है? तो वो है दोस्तों गाय। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।